महाराष्ट्र में नया दांव, ठाकरे केंद्रित चुनाव। चुनावी दौर में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी, खासतौर पर महाराष्ट्र की भूमि पर। पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, फिर शिवसेना टूट गई और बीजेपी के साथ मिले शिंदे धड़े ने सरकार बनाई। इसके बाद एनसीपी टूटी और शरद पवार को भी अपनी पार्टी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन लोकसभा के रण में मराठा समीकरण साधना फिर भी एनडीए के लिए आसान नहीं था। पर अब इस समीकरण को सिद्ध करने के लिए एक ऐसा दांव चला गया जो महाराष्ट्र में एमवीए पर भारी पड़ सकता है, जिसमें केंद्र पर है शिवसेना से रूठे ठाकरे, यानी राज ठाकरे। राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। समय के साथ सियासत न बदलने के कारण पार्टी हालांकि ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाई, लेकिन माना जाता है कि मराठा मुद्दे पर दबदबा अब भी राज ठाकरे का ही कायम है। इसलिए बीजेपी की रणनीति के तहत इस चुनाव में कुछ ऐसा होने की संभावना है जिसमें उद्धव गुट और शरद पवार गुट से मराठा मुद्दा भी छिन सकता है। यानी न सिर्फ एनडीए का कुनबा बड़ा होगा, बल्कि इस कुनबे के विस्तार में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र का ज्यादा साथ मिल सकता है। लेकिन ये संभव कैसे होगा, पहले ये समझ लीजिए। राज ठाकरे ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है और इस हलचल से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की संभावना बढ़ गई है। दावा है कि राज ठाकरे ने एनडीए से महाराष्ट्र में 2 सीट मांगी है। हालांकि ये सीट कौन सी है इसका पुख्ता तौर पर खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि दक्षिण मुंबई, शिरडी या नासिक से एमएनएस चुनाव मैदान में उतरने के लिए एनडीए से डील कर रही थी। यानी 2 सीट महाराष्ट्र का एक ऐसा चुनावी समीकरण बदल सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई है। अब प्रश्न है, इससे फायदा क्या होगा? जवाब कुछ बिंदुओं के आधार पर समझिए। राज ठाकरे मराठी अस्मिता की राजनीति करते हैं। राज ठाकरे एनडीए के लिए मराठी वोटर्स को आकर्षित कर सकते हैं, वहीं उद्धव ठाकरे को मिल रही सहानुभूति को भी रोक सकते हैं। एनडीए के पक्ष में राज ठाकरे महाराष्ट्र के स्टार प्रचारक हो सकते हैं। आक्रामक भाषण शैली और तेज तर्रार छवि एनडीए के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा हिंदुत्ववादी राजनीति से राज एक तरफा वोट खींच सकते हैं। यानी महाराष्ट्र में जो भी मुद्दा बीजेपी और एनडीए के खिलाफ जा सकते थे, वो अब एनडीए के पक्ष में हो सकता है, जिसमें 2 सबसे बड़ा मुद्दा है मराठा और हिंदुत्ववादी वोटों का विभाजन। इसे राज ठाकरे अकेले रोक सकते हैं और बीजेपी के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि एमएनएस और बीजेपी दोनों ही हिंदुत्ववादी विचारधारा में विश्वास रखती है, जबकि उद्धव ठाकरे का स्टैंड बदल गया है। इसलिए राज ठाकरे को एनडीए में शामिल करके बीजेपी महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव को राज ठाकरे बनाम ठाकरे कर सकती है। शिवसेना का साथ छूटने के बाद से बीजेपी लगातार उसकी पूर्ति करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये बहुत सफल नहीं हुआ अब तक। पहले शिंदे धड़ा टूटा शिवसेना से, फिर अजित पवार टूटे एनसीपी से। ये सभी के सब आए बीजेपी की तरफ, पर आने के बावजूद इतनी शक्ति नहीं पैदा कर पाए जो पुरानी शिवसेना का साथ होने पे बीजेपी के साथ। इससे पहले भी 2019 के चुनाव में राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार तो नहीं उतारे थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। लेकिन तब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल थे, जिसका फायदा भी मिला। अब जब शिवसेना उद्धव गुट अलग हो चुका है, तब राज ठाकरे के सहारे बीजेपी आगे कदम बढ़ा सकती है। अब प्रश्न यह है कि मनसे की महाराष्ट्र में क्या ताकत है जो बीजेपी के लिए राज ठाकरे जरूरी हो गए, इसे भी समझ लीजिए। राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण 17 वर्ष पुरानी पार्टी है। पार्टी ने 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे थे। इससे महाराष्ट्र में 9 से 10 सीट्स पर शिवसेना को नुकसान उठाना पड़ा था। कई सीट्स पर एमएनएस के उम्मीदवारों को 1 लाख तक वोट हासिल हुए थे। इसलिए 2009 में कांग्रेस को 17 और एनसीपी को 8 सीट्स मिल गई। वहीं बीजेपी और शिवसेना 9 और 11 सीट पर सीमित रह गई, जबकि 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में एमएनएस को 13 सीट्स मिले थे। इसमें अकेले मुंबई में एमएनएस को 24% वोट हासिल हुए थे और शिवसेना 18% वोट के साथ पीछे रह गई थी, जबकि राज्य के आंकड़े में एमएनएस ने 5.7% वोट भी हासिल किया था। इसका मतलब है कि एमएनएस के आक्रामक चुनाव प्रचार को महाराष्ट्र की जनता ने पसंद किया था, जिसका प्रमाण है लालबाग, परेल, दादर और माहिम जैसी विधानसभाओं में अपने पारंपरिक गढ़ों में शिवसेना के उम्मीदवारों को हारना पड़ा था। ये वो सीट थी जहां 3 दशक से भी ज्यादा समय से शिवसेना का कब्जा था। मुमकिन है कि बीजेपी 2009 की ताकत 2024 में आजमाए, ताकि शिवसेना उद्धव गुट को नुकसान हो। बीजेपी अब तक मुतमईन नहीं है महाराष्ट्र को लेकर के कि उसको आसानी से जीत मिल जाएगी, ज्यादा सीटें मिल जाएगी। वो पुरानी जितनी सीटें हैं वो भी उनको रक्षा कर पाएगी, मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस नहीं आया है। इसी सब कोशिशों में चारों तरफ हाथ मारे जा रहे हैं।
इसका सीधा मतलब है कि राज ठाकरे के बीजेपी के साथ आने से शिवसेना उद्धव गुट को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं महाविकास आघाड़ी का चुनावी मुश्किल हो सकता है। लेकिन बीजेपी का समीकरण क्या है, इस बारे में फिलहाल पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति में उन जगहों पर बीजेपी अपनी जीत पक्की करना चाहती है जहां एमएनएस का दबदबा है। लेकिन वो क्षेत्र कौन से हैं? शहरी इलाकों में एमएनएस की उपस्थिति का एहसास हो चुका है। इसके अलावा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में भी एमएनएस का दबदबा है। इसके अलावा नासिक और पुणे में भी एमएनएस का प्रभाव दिख रहा है। अगर इन क्षेत्रों में एमएनएस चुनाव मैदान में उतरती है या एनडीए को समर्थन देती है तो जीत करीब करीब निश्चित है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एमएनएस की ताकत उसकी आक्रामकता है और अगर महायुति में एमएनएस शामिल होती है तो उन्हें पक्ष में शांत रहना पड़ेगा। वहीं हिंदुत्ववादी मोर्चे पर मुखर होने का मौका भी मिलेगा। यानी एमएनएस का समीकरण महाराष्ट्र के एक क्षेत्र विशेष में राजनीतिक हलचल जरूर पैदा कर देगा। आज जब मनसे बीजेपी के साथ आ गई है तो कहीं ऐसी स्थिति, रिवर्स स्थिति तो नहीं आन पड़ेगी कि मनसे का वोटर जो है वो अपने शिवसेना की तरफ ज्यादा जाना पसंद करे और बीजेपी की तरफ वोट ट्रांसफर ना हो। ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं। हमेशा गणित जब जोड़े जाते हैं तो गणित 2 और 2 4 होते भी नहीं है। इसका मतलब सीधा ये है कि शिवसेना, उद्धव गुट और महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए राज ठाकरे एक ऐसी जरूरत है जिसे खुद राज ठाकरे ही पूरा कर सकते हैं, जो कि प्री एनडीए अलायंस में तो शामिल नहीं हुए लेकिन उद्धव गुट से अलग होने के बाद पोस्ट अलायंस में आ सकते हैं।